औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, करेंगे आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक्स में डिफरेंसेस और इनकी डिटेल्स और डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, तो लेट्स रीड द टॉपिक फर्स्ट। टू सी एन ऑब्जेक्ट लाइट फ्रॉम इट मस्ट एंटर्स द आइज। अब अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है, सपोज हमें कप को देखना है, तो कप के ऊपर जो लाइट है ना, उसको हमारी आंख में एंटर होना ज़रूरी है। द लाइट कैन ट्रेवल डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स टू द आइज। अब लाइट ट्रेवल कर सकती है डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, यानी उस कप से डायरेक्टली हमारी आइज की तरफ वो ट्रेवल करेगी। और इट कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सोर्स इनटू द आइज, या वो रिफ्लेक्ट होके, यानी अगर कप खुद से रोशनी तो नहीं दे रहा, मे बी वहाँ कमरे में लाइट है या किचन में लाइट जल रही है, तो वो उस ट्यूबलाइट या उस बल्ब की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके हमारी आंख तक आ रहा है, ठीक है ना। यानी वो लाइट बल्ब जो है वो कप के लिए सोर्स है, और कप के ऊपर जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में एंटर हो रही है वो हमारे लिए सोर्स है, ठीक है ना। तो वो उस कप से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारे तक आती है, जैसे चांद हम कैसे देख सकते हैं, वो तो स्पेस में अंधेरे में है, वो अपने ऊपर से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सनलाइट को अपने ऊपर से रिफ्लेक्ट करता है, तो ही हमारे लिए विजिबल होता है। तो वो खुद तो लाइट देने वाला, इमिट करने वाला, ये इल्यूमिनेशन वाला कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको सोर्स की ज़रूरत है, विच इज़ सन। अब यहाँ मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ। हम देखें, सामने एक ऑब्जेक्ट है, वो बॉक्स हो सकता है, वो ब्रिक हो सकती है। ब्रिक के लिए सोर्स क्या है? बल्ब। और बल्ब की जो लाइट ये ब्रिक या ये बॉक्स रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो हमारे आंख में एंटर हो रही है, ठीक है ना। यानी सोर्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एंटर्स इन ओवर लाइट, तो ही हम उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। तो होपफुली आपको ये समझ आना शुरू होगा कि मैं यहाँ आपको क्या बताना चाह रही हूँ, कि या तो वो दो वेज हैं हमारी आंखों में आने के, या तो वो रिफ्लेक्ट करती है लाइट को अपने ऊपर, किसी और लाइट के पड़ने के बाद हमें नज़र आती है। जैसे अगर कप आपका बेडरूम में पड़ा है, बेडरूम की लाइट ऑफ है, तो अंदर जाते साथ ही आप कप नहीं उठा लेंगे, आप उस कप को ढूंढने के लिए लाइट ऑन करेंगे, ठीक है, ताकि वो लाइट उस कप के ऊपर पड़े तो आप उस कप को देख सकें। तो अब होपफुली आपको समझ आया होगा कि अंधेरे कमरे में आप हाथ मारते फिरेंगे, लेकिन आपको कप नहीं मिलेगा जब तक कि उसके ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं जाएगी लाइट की, और वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक नहीं आएगा। यानी डायरेक्ट सोर्स उसको मिल रही है फ्रॉम द बल्ब, और उससे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में वो लाइट आ रही है फ्रॉम द कप, नॉट फ्रॉम द बल्ब। क्यों? क्योंकि बल्ब को देखकर आपको ये नहीं पता चल रहा कि कप कहाँ रखा है, आपको कप को देखकर पता चल रहा है कि कप कहाँ रखा हुआ है। और कप को देखने के लिए कप के ऊपर लाइट पड़ना ज़रूरी है, ताकि वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आए और आपको कप विजिबल हो, आपकी आंखों के सामने नजर आना शुरू हो जाए। तो इतनी सी इस चीज़ को समझना आपके लिए ज़रूरी था। तो या तो डायरेक्टली आ जाती है, अगर कोई जैसे आप कमरे में लाइट ऑन करते तो आप डायरेक्टली सोर्स ऑफ लाइट को देख रहे हैं, ठीक है, और या फिर वो रिफ्लेक्टेड वे में, या आप कमरे में मौजूद पंखे को या टेबल को या चेयर को या किसी और ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हैं एक्सेप्ट लाइट को डायरेक्टली देखेंगे तो वो डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर रहे हैं सोर्स से। और अगर आप उस सोर्स की रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि आपके कमरे में कितने ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, वो किससे लाइट ले रहे हैं, आखिर वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसी बल्ब की रोशनी में ही वो नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज अगर लाइट बंद होगी तो आप कुछ नहीं देख पाएंगे उस कमरे के अंदर। तो इतनी सी चीज़ है, या तो वो डायरेक्ट आएगी या वो रिफ्लेक्टेड वे में आपके पास चीज़ जो है ना आपकी आंखों में एंटर होगी वो रोशनी, तो ही आप उस चीज़ को देख पाएंगे। तो पहले पैराग्राफ में हमने दोनों चीज़ें समझ ली कि डायरेक्टली सोर्स टू द आइज जाएगी, यानी बल्ब टू सीधा हमारी आंखों में, या वो कप के ऊपर टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक जाएगी, तो हमारे लिए कप हमें नजर आना शुरू होगा। सेकेंड पैराग्राफ इज लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज रिफ्लेक्टेड व्हेन इट मीट्स अ डिफरेंट मटेरियल। व्हेन रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक अ फ्लैट और प्लेन सरफेस लाइक अ मिरर, दे आर ऑल रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। अब रिफ्लेक्शन भी दो तरह की होती है, ठीक है ना। यानी अगर आप डायरेक्टली किसी सोर्स ऑफ लाइट को नहीं देख रहे, उस सोर्स ऑफ लाइट में क्या है, उसमें बल्ब है, उसमें टॉर्च है, उसमें सन है, ठीक है, अगर आप उसको नहीं देखते और उन चीज़ों को देखते हो जिन पर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसकी भी दो तरह की टाइप्स हैं, उन रिफ्लेक्शंस की भी। जो हमारी हवा में लाइट है ना,
जो एयर के अंदर लाइट मौजूद है, व्हेन इट मीट्स अ डिफरेंट मटेरियल, वो अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल को मिलती है ना तो उसकी रिफ्लेक्शन रेज ऑफ लाइट है ना वो स्ट्राइक करती हैं उस फ्लैट सरफेस पे और हमें वो चीज़ बहुत क्लियर या बहुत धुंधली नज़र आती है, ठीक है ना। यानी दो टाइप्स है रिफ्लेक्शन की भी। अगर तो वो किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर लाइक अ मिरर, लाइक वाटर सरफेस या स्मूथ पेंटेड या स्टील के किसी वेसल के ऊपर अगर डायरेक्ट लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होती है तो वो जो है ना आपको बिल्कुल स्ट्रेट वे में, जिस तरह आप मिरर में देख रहे हैं उस तरह का विजन देगी, क्लियर, काफ़ी हद तक क्लियर विजन होगा। जैसे अगर स्टिल वाटर है, आप स्टैटिक वाटर के पास कहीं खड़े होते हैं तो आपको अपना अक्स एज इट इज़ नज़र आता है, ऐसा लगता है जैसे मिरर है उस पानी के अंदर और आपको अपना अक्स नज़र आ रहा होता है, क्योंकि वो क्या है, स्मूथ सरफेस है, तो वो डायरेक्टली स्ट्राइक होके एक स्ट्रेट एंगल में आपकी तरफ वापस पलटती है, रिफ्लेक्ट होके, इसलिए आपको क्लियर इमेज नज़र आता है। अदरवाइज रफ सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट एट ऑल एंगल्स इन एन इरेगुलर और डिफ्यूज वे। लेकिन अगर आप वही लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है किसी रफ सरफेस के ऊपर तो वो डिफ्यूज और इरेगुलर वे यानी ब्लरी वे में आपको नज़र आएगी, चीज़ तो नज़र आएगी लेकिन क्लियर इमेज नहीं होगा उसका। मैं आपको इस पिक्चर से जो मैं आगे आपको शो करने लगी हूँ, इससे आपकी जो कन्फ्यूजन है ना वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हो दो माउंटेन्स हैं। फर्स्ट जो इमेज है उसके अंदर माउंटेन की जो रिफ्लेक्शन है इन द वाटर वो आपको बिल्कुल स्पेकुलर रिफ्लेक्शन आ रही है, बिल्कुल एक्यूरेट रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, जैसा पहाड़ है वैसा ही नज़र आ रहा है। लेकिन अगर सेकंड पिक्चर में जाओ वहाँ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, क्योंकि नीचे पानी क्या है, स्टैटिक मूड में नहीं है, हिल रहा है और इरेगुलर है, स्मूथ नहीं है, ठीक है ना, लहरें बन रही हैं उसके अंदर, तो आपको उसमें कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा है, बस हल्के से कभी थोड़ा सा पानी रुकता है तो हल्की से पता चलता है कि भाई रिफ्लेक्ट होके माउंटेन का कोई ना कोई अक्स आपको उसके ऊपर नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ आपको बिल्कुल इरेगुलर सी शेप पता चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ब्लरी सी है। तो ये स्पेकुलर और इरेगुलर या डिफ्यूज़ में आपको फ़र्क अब क्लियर हो गया होगा कि अगर स्मूथ पर जाती है तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्राइक बैक करती है, जैसी चीज़ होती है वैसी दिखाती है, और अगर किसी इरेगुलर शेप के ऊपर लाइट पड़ती है तो नज़र तो जब भी हमें आती है लेकिन हमें उतना क्लियर नज़र नहीं आता जितना कि हमें डायरेक्टली स्मूथ पे से नज़र आ रहा होता है। अब इन रेस से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नीचे आप पिक्चर में एक जो फिगर है उसमें दिया हुआ है मिरर, ठीक है, सबसे नीचे जो है स्मूथ सरफेस है, वो मिरर की सरफेस है। इंसिडेंट रे वो है जो हवा में मौजूद है, एयर में प्रेजेंट है, ठीक है ना, यानी सनलाइट हो सकती है, वो बल्ब की रोशनी हो सकती है, वो टॉर्च की लाइट हो सकती है, जो भी हवा में मौजूद है। जब वो मिरर के ऊपर टच करती है ना, जो टचिंग पॉइंट होता है ना उसका, वहाँ बाहर से आने वाली रे क्या है, वो इंसिडेंट है, जो टचिंग पॉइंट है वो क्या है, आपकी वो परपेंडिकुलर ऑन द पॉलिश सरफेस के ऊपर टच पॉइंट बना हुआ है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल लाइन आपको नज़र आ रही है, जहाँ से उसने बेंड होना शुरू होना है, रिफ्लेक्ट होना शुरू होना है। और ग्रीन रे क्या है कि वो आपके उस रिफ्लेक्टेड पॉइंट को टच इंसिडेंट रे ने किया और वहाँ से एकदम से रिफ्लेक्ट हुई ग्रीन कलर में एंगल बनाती हुई ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो ये हमें किस तरह का व्यू दे रही है, हमें एक्यूरेट क्लियर स्पेकुलर व्यू दे रही है किसी भी चीज़ का। यानी अगर जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं ना तो हमारे पर बल्ब की रोशनी पड़ती है और हमारा अक्स हमें शीशे में नज़र आता है प्रॉपर तरीके से। तो ये आपने सारे नाम याद रखने हैं कि इंसिडेंट रे क्या है जो हवा में मौजूद है, पॉइंट क्या है नॉर्मल लाइन का जहाँ पर वो टच करती है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन स्टार्ट करती है। आगे रिफ्लेक्शन के बाद हम चलते हैं टूवर्ड्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल्स एट ऑलमोस्ट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड इन एयर बट शोज डाउन व्हेन इट एंटर्स slows down when it enters a different material such as water or glass। आपने देखा होगा जब बिजली चमकती है आसमान पर तो वो उसकी स्पीड कितनी होती है, तकरीबन 300,000 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से वो आती है, ऊपर आसमानों पे से आती है और हमें एक सेकंड में नज़र आ जाती है, ठीक है ना। हालांकि बहुत दूर से वो सफ़र करके आ रही होती है, ये हवा में इसकी रफ्तार है, ये आपने बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद करना। लेकिन जैसे ही वो किसी ऐसे मटेरियल को टच करती है या एंटर होती है किसी ऐसे मटेरियल में जैसे ग्लास है या वाटर है तो वो स्लोज डाउन हो जाती है, यानी 300,000 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है और एकदम से स्लो डाउन हो गई है।
और डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट इसका स्लो डाउन होने का प्रोसेस है। इफ़ अ रे ऑफ लाइट मीट्स द न्यू मटेरियल एट एन एंगल इट बेंड्स, जहाँ भी वो किसी मटेरियल को टच करती है, चाहे वो वाटर है चाहे वो ग्लास है, वो साथ ही उस मटेरियल की डेंसिटी के हिसाब से, उसके भारीपन या उसके जो है ना गाढ़े होने के हिसाब से बेंड होना शुरू हो जाती है टूवर्ड्स लाइन। आपकी जो नॉर्मल लाइन है, अभी मैं आपको नॉर्मल लाइन को बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ये वही परपेंडिकुलर लाइन है जहां पर इंसिडेंट रे टच करती है और चेंज हो जाती है इनटू रिफ्लेक्टेड रे में, ठीक है ना। ये वो टचिंग पॉइंट होता है, वो नॉर्मल लाइन होती है। तो जैसे उसकी बेंडिंग स्टार्ट होती है ना, उस बेंड होने को कहा जाता है रिफ्रैक्शन की। अब ये रिफ्लेक्ट होते हुए जो बेंड हुई है, मुड़ी है, वो है रिफ्रैक्शन। उस मुड़ने का नाम है रिफ्रैक्शन। द रे ऑफ लाइट एंटरिंग द न्यू मटेरियल इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। वैसे आपको पहले बता चुकी हूँ, इससे प्रीवियस जो है हमारे जो हमने पढ़ा है कि इंसिडेंट रे क्या होती है, जहाँ जो एयर में मौजूद है ना आपकी लाइट, वो जब किसी मटेरियल को फर्स्ट टाइम टच करती है, ठीक है। जैसे आपने ग्लास को अपनी फिंगर से पहली दफ़ा जैसा पहला टच किया ना, वो आपने इंसिडेंट रे को एंटर कर दिया है इनटू द कप या ग्लास, ठीक है। तो जहाँ वो एंटर हो रही होती है ना, जिस दरवाजे से या जिस जगह से, जिस पॉइंट से, वो इंसिडेंट रे कहलाती है। द बेंट रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे। और वो रे जो कि इंसिडेंट रे एंटर हुई और वही रे बेंड होकर मुड़कर रिफ्लेक्शन की शक्ल में या रिफ्रैक्टेड रे कहलाई, मुड़ी हुई रे कहलाई, मुड़ी हुई शुआ कहलाई। द डायग्राम शोज दैट लाइट एंटरिंग अ ग्लास ब्लॉक बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब आप देख रहे हो एक एंगल बना हुआ इंसिडेंस एंगल है, जहाँ पर लाइट टच कर रही है उस ग्लास के बने हुए बॉक्स को, ठीक है। ये टचिंग पॉइंट है ना, जहाँ वो एंटर कर रही है इस ग्लास बॉक्स के अंदर, जाना चाह रही है उस दरवाजे वाली जगह को, उस पॉइंट को जहाँ से वो एंटर हो रही है, कहा जाता है इंसिडेंट पॉइंट या इंसिडेंट रे, ठीक है। और जहाँ अब ग्लास के अंदर वो एंटर होगी, बाहर उसकी स्पीड बड़ी तेज थी ग्लास को टच करने की, अंदर आके स्लो डाउन हो गई और बेंट होना शुरू हो गई। जब वो बेंट हुई तो वो क्या कहलाई, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अगेन जब वो इस ग्लास को छोड़कर, इस ग्लास बॉक्स को छोड़कर बाहर की तरफ निकलेगी, वो दोबारा से वो स्पीड गेन कर लेगी, जिस स्पीड से वो एंटर हुई थी उसी स्पीड से वो बाहर निकलेगी। लेकिन जब तक वो उस ग्लास के अंदर रही, ठीक है ना। जैसे आपने दूर से खड़े होकर टॉर्च से, लाइट बंद है कमरे की, और आपने ग्लास के अंदर लाइट मारी और उसके अंदर शरबत पड़ा हुआ था, तो आपको वो शरबत नज़र आया, ठीक है। और वो लाइट एंटर हुई जब, तो शरबत नज़र आया, बाहर गई तो यानी आपने लाइट ऑफ कर दी जब, तो वो बाहर की तरफ जब निकली ना लाइट, उसी स्पीड से बाहर निकल गई, आपको ग्लास अब नज़र आना बंद हो गया है। तो अंदर जाने की स्पीड और बाहर निकलने की स्पीड, एयर की स्पीड है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, और अंदर जब वो किसी चीज़ के एंटर होती है, किसी भी मटेरियल के, तो वो स्लो डाउन हो जाती है, जब भी हमें वो चीज़ अच्छे से नज़र आ जाती है, जो भी उसमें मौजूद होता है, जो भी उस मटेरियल के अंदर होता है। अदरवाइज अगर वो मटेरियल उसकी डेंसिटी के ऊपर है कि वो कितना डेंस है, क्या वो सी थ्रू किया जा सकता है, उसके अंदर नज़र आ सकता है कुछ या नहीं आ सकता, या बस उसके ऊपर की सरफेस नज़र आ सकती है। जैसे ग्लास के अंदर मौजूद शरबत हमें नज़र आ सकता है, लेकिन एक ईंट के अंदर मौजूद जो ज़रात है वो हमें नज़र नहीं आ सकते, हम बस उसकी सरफेस को देख सकते हैं, वो विजिबल होगी हमारे लिए। बस इसमें समझने की चीज़ ये है कि जब भी इंसिडेंट पॉइंट के ऊपर से रे अंदर एंटर होती है ग्लास बॉक्स के, तो वो नज़दीक होती चली जाती है, नॉर्मल लाइन की तरफ बेंट होना शुरू होती है, और जैसी उस ग्लास बॉक्स से बाहर की तरफ निकलती है तो वो दूर होना शुरू हो जाती है फ्रॉम द नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो बस आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि वो पहले बेंड होती है नॉर्मल लाइन की तरफ जब वो किसी मटेरियल में एंटर होती है, और फिर दूर होना शुरू हो जाती है जब वो किसी मटेरियल से बाहर की तरफ निकलती है, तो वो नॉर्मल लाइन से दूर होके दूर की तरफ बेंड होना शुरू, यानी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। द रे इमर्जिंग फ्रॉम दिस रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज पैरेलल टू द रे गोइंग इन। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आपको नजर आ रही है ना, पैरेलल नजर आ रही हैं, जहाँ से वो अंदर जा रही है और जहाँ से वो बाहर निकल रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रेज बन रही हैं। रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मटेरियल कैसे टेक प्लेस होती है? When light enters a material at an angle, it changes direction because its speed changes.
एट एंगल क्या है, वही इंसिडेंट एंगल, वही इंसिडेंट जगह, वही मीटिंग पॉइंट जहाँ से इंसिडेंट रे टच कर रही है किसी भी मटेरियल को, वहाँ पहुँचते साथ ही अब उसका एंगल चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो रही है। बाहर उसकी कितनी स्पीड है, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। अब उसकी स्पीड स्लो डाउन होना शुरू हो गई है और वही रे जो है ना वो स्ट्रेट होने की बजाय थोड़ी बेंट होना शुरू हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन आपको साइड में नजर आ रही है, राइट साइड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ वो मुड़ना शुरू हो जाएगी उसकी तरफ, उस लाइन की तरफ, उस डॉटेड लाइन की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगी। इफ़ द मटीरियल इज़ वेरी डेंस, अगर वो मटीरियल बहुत डेंस है तो द लाइट स्लो डाउन मोर एंड सो द रिफ्लेक्शन इज ग्रेटर। तो जितना डेंस मटीरियल होगा उतनी ज़्यादा वो लाइट मुड़ जाएगी इस डॉटेड लाइन की तरफ, इस नॉर्मल लाइन की तरफ, यानी उसका बेंड ग्रेटर हो जाएगा, उसकी रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, उसका मुड़ने का अमल ज़्यादा हो जाएगा। किसमें? जितना डेंस मटेरियल होगा, जितना, जैसे ईंट है, ठीक है ना, अब ग्लास है तो ये लाइट मटेरियल है, ठीक है, और जो डायमंड है वो क्या है, वो डेंस मटेरियल है। ग्लास के दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, जबकि जो डायमंड है ना उसके दूसरी तरफ आपकी आंखें धुंधला जाएंगी देखते हुए, ठीक है, क्योंकि वो डेंस मटेरियल है, इतनी आसानी से उसके आर पार नजर नहीं आता। द डायग्राम कंपेयर लाइट एंटरिंग ग्लास एंड डायमंड एट एन एंगल ऑफ 60। यहाँ पर 60 के एंगल पर लाइट एंटर कर रही है और मटेरियल क्या है, ग्लास, यानी लाइट मटेरियल है। तो ये इसकी जो रिफ्रैक्शन है या इसका मुड़ने का जो अमल है या बेंट होने का जो अमल है वो ज़रा कम है, यानी 60 से वो 35 पर गई है डिग्रीज पर, ठीक है ना, यानी कितना नीचे ड्रॉप हो गई है, 25 डिग्रीज नीचे ड्रॉप हो गई है, अब 35 डिग्रीज पर आ गई है। लेकिन अगर यही लाइट 60 डिग्री के ऊपर एंटर हो रही है इनटू डायमंड जो कि डेंस मटेरियल है, तो देखें 20 यानी 40 तकरीबन 40 डिग्रीज कम हो गई है उसकी स्पीड। तो हम इस तरह हिसाब लगाते हैं और वो किसके नज़दीक ज़्यादा हो गई है, इस स्ट्रेट लाइन, इस नॉर्मल लाइन, इस डॉटेड लाइन के नज़दीक मुड़ गई है। एक और पिक्चर है उससे आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। देखिए यहाँ 45 डिग्री पर एंटर हो रही है लाइट, यहाँ भी 45 डिग्री पर, दो मटेरियल है, एक ग्लास है एक डायमंड है, लेकिन यहाँ बेंट लेस होती है क्योंकि ग्लास लाइट मटेरियल है, इसलिए उसकी बेंडिंग जो है, मुड़ने का अमल जो है इस डॉटेड लाइन पर या नॉर्मल लाइन पर वो कम है। यहाँ डायमंड पर देखें तो बेंट मोर हो रही है, क्यों? क्योंकि ये डेंस है और जितना मटेरियल डेंस होगा उतनी लाइट जो है ना उसकी रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो बहुत आसान था रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मटेरियल को पढ़ना और उसको समझना। बस आपने ये जहन में रखना है जितना मटेरियल डेंस होगा उतनी ही लाइट बेंट होगी या रिफ्रैक्ट होगी, उतनी ज़्यादा रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी। अब अपेरेंट डेप्थ क्या होती है? हमें कुछ चीज़ें पानी में पड़ी हुई नज़र आती हैं, असल में उनकी डेप्थ कुछ और होती है और हमें कुछ और नज़र आ रही होती है। हमें लगता है कि वो चीज़ हमारे नज़दीक है जबकि वो चीज़ काफ़ी दूर होती है। ये हमें पजल कर देती है जो हवा की लाइट है और जो पानी में मौजूद लाइट है, यानी वही लाइट जब पानी में एंटर होती है ना तो वो हमें ट्रिक करती है, हमारी आंखों को जो है ना चकरा देती है, दिमाग को चकरा देती है, हमें जहन जो है ना हमारा कहता है कि ये चीज़ नज़दीक है जबकि वो काफ़ी दूर पड़ी होती है। वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इज दैट द ब्रेन कैन बी ट्रिक्ड इनटू थिंकिंग दैट थिंग्स आर इन अ डिफरेंट प्लेस फ्रॉम वेयर दे रियली आर। अब जो असल जगह है उसको उसकी असल जगह पे ना दिखाना हमें उल्लू बना देती है, ये जो है ना इफेक्ट जो है रिफ्रैक्शन का, ये दूसरी टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन है। हमने एयर की पढ़ ली, ठीक है, अब हम किसकी पढ़ रहे हैं? अब हम पानी की जो रिफ्रैक्शन है उसके बारे में पढ़ रहे हैं जो कि हमें बहुत ट्रिक करती है, बहुत चालाक होती है ये। द डायग्राम शोज द अपेरेंट डेप्थ ऑफ अ स्टोन रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ अ पूल ऑफ वाटर। अब मैं अगली पिक्चर में आपको दिखाऊंगी, वो नीचे है ये पिक्चर, के एक लड़की है जो इस फिश टैंक में रखा हुआ एक स्टोन है उसको बाहर से देख रही है, ठीक है। अब वो एयर की लाइट को यूज़ करते हुए, सोर्स ऑफ लाइट को जो कि हवा में मौजूद है, यूज़ करते हुए पानी में मौजूद किसी चीज़ को देखना चाह रही है। अब देखें वो एयर लाइट जब पानी में एंटर होती है ना तो पानी में वो ट्रिक कर देती है आपके दिमाग को, आपको चीज़ नज़दीक दिखाती है, ठीक है। अपेरेंटली हमें क्या नज़र आ रहा है? डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ है 2 मीटर पर वो पत्थर रखा हुआ है, यानी 2 मीटर दूर है, और हमें क्या दिखा रही है लाइट जो वाटर में है? वो हमें दिखा रही है 1.5 यानी 5 लेस मीटर्स हमें शो करवा रही है, यानी उसने हमें ट्रिक कर दिया है कि स्टोन जो है ना वो तुम्हारे नज़दीक है जबकि दूर रखा है। अब यहाँ आप देखें एक बच्चा है, उसको फिश जो है ना अपेरेंट डेप्थ पे कहाँ नज़र आ रही है? नज़दीक नज़र आ रही है, जबकि एक्चुअल जो उसकी डेप्थ है ना वो ज़रा नीचे की तरफ है।
क्या हुआ, जो लाइट मौजूद है पानी में उसने क्या किया है, हमें ट्रिक कर दिया, क्योंकि जिस एंगल पर वो सरफेस ऑफ वाटर के एंगल के ऊपर मीट कर रही है ना वो जो लाइट है, वो नीचे जाकर उसका एंगल जो है चेंज होना शुरू हो गया है, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा। हमें यही लग रहा है कि हमें स्ट्रेट मछली नज़र आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। वो लाइट जैसे ही पानी की सरफेस पे टच हुई है वो रिफ्रैक्ट हो गई है, मुड़ गई है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो लाइट इन द एयर जो है वो जब टच कर रही है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे वो जो कि सरफेस को टच करती है जहाँ पर जाके, तो वो इंसिडेंट रे कहलाती है। अंदर गई और वहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है, दो एंगल्स नज़र आ रहे हैं। एक फॉल्स एंगल है, फॉल्स रिफ्लेक्शन है, और एक एक्चुअल है जिसपे लाइट एक्चुअली बेंट हुई है, जो कि आपको प्रॉपर लाइन नजर आएगी। जो डॉटेड लाइन है ना वो फॉल्स है, और ये एक्चुअल रिफ्लेक्शन है जितनी वो मुड़ी है टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन क्या है, ये नॉर्मल लाइन आपको सेंटर में नजर आ रही है। तो जितना पानी डेंस है उस हिसाब से उसकी बेंडिंग हो रही है। और हमें पानी में ट्रिक क्या मिल रहा है, दो तरह की रिफ्लेक्शंस हैं वहाँ पर। एक्चुअल नहीं नजर आ रही है, हमें फॉल्स रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। लेकिन पानी में जो मछली मौजूद है ना वो अडेप्टेड होती है, वो कंपनसेट करती है पानी की रिफ्लेक्शन को और एयर की रिफ्लेक्शन को। यानी हवा में जो लाइट है और पानी में जो लाइट है ना, उस जो ट्रिकी हमारे माइंड को करती है ना वो लाइट, वो मछली को नहीं कर सकती। अल्लाह ने उसको ये समझ लें खूबी दी होती है, उसके अंदर ये क्वालिटी होती है उसके दिमाग के अंदर कि वो ये डिफरेंस पता लगा सकती है कि एक्चुअल कौन सी रे है और रिफ्लेक्शन है और फॉल्स रिफ्लेक्शन कौन सी है। इसलिए वो पानी के अंदर रहते हुए बाहर की तरफ जब देखेगी ना एयर में, तो जाहिर बात है उसको भी हमारे वाला हिसाब होगा उसके साथ, लेकिन उसकी जो ब्रेन है वो उसको ट्रिक नहीं करेगी। उसको पता है कि मैं क्या देख रही हूँ, उसको वो चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट, वो जो फॉल्स वाली है ना वही उसको मदद देगी एक्चुअल रिफ्लेक्शन को देखने में। यानी ये डॉटेड लाइन जो है ना, ये उसको नज़र आ रहा है कि बग यहाँ बैठा है, लेकिन उसका दिमाग उसको बता रहा है कि बग यहाँ नहीं है जहाँ तुम्हें नज़र आ रहा है, असल में ये फॉल्स रिफ्लेक्शन है। असल जो एक्चुअल बग बैठा हुआ है ना वो तुम्हारे राइट साइड पर बैठा है, जो कि स्ट्रेट लाइन आपको एरो में नज़र आ रही है। जो धुंधला सा आपको बग नज़र आ रहा है ना वो एक्चुअल में बग वहीं बैठा हुआ है। तो उसका दिमाग उसको अलाउ करता है फिर कि तुमने अब जो फॉल्स रिफ्लेक्शन है उस तरफ नहीं जाना, तुम्हें इस तरफ को लिक करना है, इस तरफ को स्पिट करना है, अपनी ज़ुबान को बाहर निकाल कर थूक फेंकनी है, पानी का ड्रॉप फेंकना है इस बग के ऊपर, ताकि ये पानी में गिरे और तुम इसको खा सको। और अल्लाह की ये कुदरत है कि पानी में रहने वाले जितने आबी जानवर हैं, जितने भी सी लाइफ है, उसको ये चीज़ अल्लाह ने की हुई है, वो अडेप्टेड हैं इस फॉल्स रिफ्लेक्शन और एक्चुअल रिफ्लेक्शन को समझ सकते हैं। यानी वो फॉल्स रिफ्लेक्शन को यूज़ करते हैं, वो उनको हेल्प करती है एक्चुअल रिफ्लेक्शन को कैच करने में या अपने शिकार को पकड़ने में। इसी तरह वो शिकारियों से भी मछलियाँ जो बचती हैं ना, शिकारी को दूर से बाहर से नज़र आ रहा होता है कि मछली यहाँ मौजूद है इतनी डेप्थ में, जबकि मछली उससे ज़्यादा डेप्थ में होती है, लेकिन मछली को पता लग रहा होता है एक्चुअल कि शिकारी मुझे पकड़ने कहाँ आया है, वो चाहे कोई शिकारी परिंदा हो या फिर कोई इंसान हो। तो ये अल्लाह पाक ने इन मछलियों को इसकी चीज़ जो है ना अता की होती है, ये क्वालिटी अता की होती है। तो बताने का मकसद ये था कि फॉल्स रिफ्लेक्शन और जो एक्चुअल रिफ्लेक्शन है उसमें क्या फ़र्क है। यानी जो सही नॉर्मल लाइन के पास जो बेंट हुई हुई हमारी एक्चुअल रिफ्लेक्शन की लाइन है वो क्या है, और हमें क्या नज़र आती है, हमें दिमाग क्या ट्रिक करता है हमारे साथ, या पानी में डेंसिटी की वजह से हमें वो लाइन कम मुड़ी हुई क्यों नज़र आती है, जबकि वो ज़्यादा मुड़ी हुई होती है, ज़्यादा रिफ्लेक्टेड होती है। तो ये पिक्चर्स आपको हेल्प करेंगी इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने में। अब हम हमारा जो लेंजेस वाला नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 24-25 मिनट्स पर जो है ना लेंथी होगी ये वीडियो, तो मुझे इसको अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के पान।